अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं इंग्लिश 301 बिजनेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 38 में। आज के लेक्चर का हमारा मेन टाइटल है ओरल प्रेजेंटेशन। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स की सूरत में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टाइटल्स हम कवर करने वाले हैं उसमें है डेफिनेशन सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन, सेकंड है द 3 स्टेप ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस, फोर्थ वन है ऑडियंस एनालिसिस, फिफ्थ वन है राइटिंग ओरल प्रेजेंटेशन और सिक्स वन है टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। आइए वन बाय वन इनको डिटेल में हैंडआउट्स में देखते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन है सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन की। द एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वन स्पीकर इज डूइंग मोस्ट ऑफ द सेंडिंग एंड अ नंबर ऑफ लिसनर आर डूइंग मोस्ट ऑफ द रिसीविंग इज नोन एज ओरल प्रेजेंटेशन। सिंपल टर्म्स के अंदर ओरल प्रेजेंटेशन उसको कहते हैं जिसमें एक सेंडर जो है वो ज़्यादातर बात कर रहा होता है, उसकी तरफ से ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जारी होती है और लिसनर्स का काम सिर्फ और सिर्फ बैठ के उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना होता है। तो इसको हम ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और सिंप्लीफाई इसको करना है जहाँ पर एक स्पीकर इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा हो और लिसनर रिसीव कर रहा हो, इट इज़ सिंपली कॉल्ड ओरल प्रेजेंटेशन। सक्सेसफुल ओरल प्रेजेंटेशन के लिए यू नीड डिफरेंट स्टेप टू बी इफेक्टिव इन योर ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के लिए जो इफेक्टिव स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इनको हम देखते हैं और वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन पे है स्टेजेस फॉर प्रिपेयरिंग ओरल प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ डिलीवरिंग द ओरल मैसेज, डिलीवरिंग द स्पीच, नॉन वर्बल डिलीवरी। The 3 step of oral presentation process, regardless of job or purpose of your presentation, you will be more effective if you adopt an oral presentation process that follow 3 steps। यानी कि इस चीज़ से हटके कि आपकी प्रेजेंटेशन का मकसद क्या है और आपकी जॉब क्या है, यानी कि किस सिलसिले में आप जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन जब जाके इफेक्टिव होती है जब आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं? नंबर वन पे है प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन, सेकंड पे है राइटिंग योर प्रेजेंटेशन, थर्ड पे है कंप्लीटिंग योर प्रेजेंटेशन। प्लानिंग ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर है इट रिक्वायर्ड एनालाइजिंग योर पर्पस एंड योर ऑडियंस, इन्वेस्टिगेटिंग necessary information, adapting your message to the occasion and your audience so that you can establish a good relationship। और प्रेजेंटेशन की प्लानिंग के लिए आपको रिक्वायर होता है कि आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए, आपकी ऑडियंस कैसी है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप जो है एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसके इन्वेस्टिगेट कर लें, यानी कि पहले आप एक ड्राफ्ट टाइप कर लें, उसके बाद उसको आप डिटेल के साथ देख लें कि ये ठीक है या नहीं है। एंड अडेप्टिंग योर मैसेज टू द ओकेजन एंड योर ऑडियंस सो दैट यू कैन एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप। आप जो है देख लें कि एक अच्छा रिलेशनशिप बना लें अपनी ऑडियंस के साथ, अपने पर्पस के साथ, और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर कर लें। 4 बेसिक पर्पस हो सकते हैं। इन्फॉर्म, किसी को आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, टू परसुएट, कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, टू मोटिवेट, किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं या एंटरटेन करना चाह रहे हैं। आपके अपनी ऑडियंस के लिए 4 मकसद हो सकते हैं आपके कोर प्रेजेंटेशन के: इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, मोटिवेट एंड टू एंटरटेन। परसुएट का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करना, कोई काम आप करवाना चाहते हैं, कोई प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल है, उसकी आप मीटिंग दे रहे हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को, तो उसको परसुएट के अंदर आ जाता है। टू इन्फॉर्म, हेयर योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लेरिफाई, एक्सप्लेन अ प्रोसेस एज अ टीचर, डिलीवर अ लेक्चर टू इन्फॉर्म। यानी कि इन्फॉर्म के अंदर आप सिंपल एक टीचर का काम कर रहे होते हैं और एक लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, आप इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को। टू इन्फॉर्म द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ न्यू रिमोट डेटा एक्सेस पॉलिसी, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसको आप रिमोट डेटा एक्सेस की पॉलिसी समझा रहे हैं कि किस तरीके से आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के बंदे हैं और आप समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपने जो है एक न्यू रिमोट डेटा एक्सेस पॉलिसी बनाई है, तो उसको आप किस तरीके से अकाउंटिंग के जो लोग हैं डिपार्टमेंट के, वो किस तरीके से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी पॉलिसी क्या क्या है। टू परसुएट, गेनिंग, विलिंग, एक्सेप्टिंग ऑन एन आइडिया एज एन ऑब्जेक्टिव फॉर परसुएशन। परसुएशन का मतलब ये है कि आपका एक आइडिया है, वो आप अपने सीनियर ऑफिसर्स को डिलीवर कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के, वो आपके आइडिया को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो विलिंग स्टेप हो रहा है, यानी कि आपका मकसद जो है आपकी प्रेजेंटेशन की कामयाबी इसमें है कि आप विलिंग है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। योर गोल इज दैट आफ्टर यू हैव फिनिश योर प्रेजेंटेशन लिसनर विल एक्सेप्ट योर प्रोपोजल। आपका मेन मकसद इसमें ये होता है कि आप जब प्रेजेंटेशन अपनी जो है वो क्लोज कर लें तो आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यू होप दैट दे विल डू आस्क यू आस्क देम टू डू टू परसुएट पोटेंशियल कस्टमर दैट अवर बैंक ऑफर बेस्ट कमर्शियल बैंकिंग सर्विस फॉर देयर नीड्स। अगर आप पोटेंशियल कस्टमर को आप क्या ऑफर कर रहे हैं, अगर आप एक बैंकिंग मैनेजर हैं या बैंक में एडवर्टाइजिंग कंपनी में आप काम कर रहे हैं, टू परसुएट पोटेंशियल कस्टमर दैट अवर बैंक ऑफर द कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज फॉर देयर नीड, कि आपका जो बैंक है वो ऑफर करता है बेस्ट कमर्शियल सर्विसेज कस्टमर की नीड्स के मुताबिक। टू मोटिवेट द सेल फॉर टू इंक्रीज प्रोडक्ट सेल बाय 10%। अगर आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को
प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप उनको मोटिवेट करेंगे कि और मुख्तलिफ किस्म के तरीके बताएंगे कि किस तरीके से 10% आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें जो बेस्ट सेल्स पर्सन रहे हैं उनकी आप एग्जाम्पल देंगे, उन्होंने किस तरीके से अपना टारगेट अचीव करा वो वगैरह आप बता रहे होंगे कि वो उनकी एग्जाम्पल से आपकी जो ऑडियंस है वो मोटिवेट हो। टू एंटरटेन, गेट द कॉन्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल ऑफ योर मैसेज टू ऑडियंस साइज, बैकग्राउंड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अगर आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, कहाँ पे लाफ्टर आएगा, कहाँ पे लाफ्टर नहीं आएगा। इसमें आप किसी का मजाक ना उड़ा रहे हो, किसी के जज्बात को मजरू ना कर रहे हो, या किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक ज़ात या कौमियत पे आप बात ना कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, कंटेंट जो है आपका एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। आपका जो मैसेज का स्टाइल है वो ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए, ऑडियंस का क्या बैकग्राउंड है, एटीट्यूड क्या है और उनका इंटरेस्ट वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस का एनालिसिस कैसे करते हैं? तो पहले है डिटरमाइन ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन, एस्टिमेट हाउ मेनी पीपल विल अटेंड, कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अटेंड करने वाले हैं। कंसीडर वेदर दे हैव सम पॉलिटिकल, रिलीजियस, प्रोफेशनल, अदर एफिलिएशन इन कॉमन, कि उनके अंदर कॉमन क्या है, जो आपकी ऑडियंस है उनमें कॉमन क्या चीज़ है, वो पॉलिटिकली कॉमन है या रिलीजियसली कॉमन है, प्रोफेशनल उनका कॉमन है, यानी कि रिलीजियस उनका मजहब कॉमन है, पॉलिटिकल के वो एक ही सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या उनका प्रोफेशन हो सकता है एक जैसा हो कि वो एक ही जगह के ऑफिस वर्कर्स हो। एनालाइज द मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एजेस, रेंजेस, सोशो इकोनॉमिक, एथनिक, और बाकी सारी चीज़ें भी आपने देखनी है कि उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, उनकी एज क्या है, उस हिसाब से आपने जो है उनसे बात करनी है। प्रिडिक्ट द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन, यानी कि आप पहले से अज्यूम करें कि आप जब प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको ऑडियंस का रिएक्शन कैसा आएगा। एनालाइज वाई ऑडियंस मेंबर अटेंडिंग द प्रेजेंटेशन, आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस जो है वो इस प्रेजेंटेशन में क्यों आ रहे हैं। जैसे एक प्रेजेंटेशन में आप जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोग आ रहेंगे वो इंटरेस्टेड होंगे ऑनलाइन पैसा कमाने में, इसलिए वो आ रहे हैं। अब वहाँ पे आप बात शुरू कर दें उर्दू अदब की, तो ये उनके लिए टॉपिक नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोर मकसद ऑडियंस का क्या है वहाँ पर आने का। एनालाइज द मूड दैट पीपल विल बी इन व्हेन यू स्पीक टू देम, कोशिश करें जब आप ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं तो आप उनको देख रहे होते हैं तो आपको समझ में आ रहा होता है कि ऑडियंस का मूड कैसा है। अब ये चीज़ क्यों कंसिडर करने की ज़रूरत है कि जिस एडिटोरियम के अंदर प्रेजेंटेशन हो रही है, खुदा ना खासा वहाँ का एसी खराब हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और थोड़ी देर के बाद ठीक हो गया, लेकिन लोग एक अजियत से गुजरे तो यकीनन उनका मूड ख़राब होगा। तो आपका पहला मकसद ये होना चाहिए कि उनको काम करें कोई अच्छी बात करके कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ये मसले मसाइल होते रहते हैं, इसमें ना आपका कसूर है ना हमारा कसूर है। ऐसी बातें करके उनको मोटिवेट करें, एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर लेकर आएँ ताकि वो पीसफुल हो जाए, उनका मूड ठीक हो जाए, एंड देन अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। Find out what kind of backup information will impress the audience, technical data, historical information, financial data, demonstration, sample and so on। जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करने जा रहे हैं, जैसे आप फ्रीलांसिंग पे बात करने जा रहे हैं, तो आपके पास टेक्निकल डेटा होने चाहिए, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फाइनेंशियल डेटा होना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन होनी चाहिए, सैम्पल्स होने चाहिए। जैसे आप जो बंदा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, जिसने अच्छे खासे पैसे कमाए फ्रीलांसिंग ऊपर, बेतहाशा लोग हैं हमारे पास, उनकी आप एग्जांपल दे सकते हैं, उन्होंने कितने पैसे कमाए, वो फिगर आप फाइनेंशियल डेटा दे सकते हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो कैसे नीचे से आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए ऊपर आए और उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया। एंटिसिपेट पॉसिबल ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन, आप पहले से सोच के रखेंगे कौन से सवाल आपके पास आ सकते हैं और उनके आपने क्या जवाब देने। उसके बाद है गेज द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिटरमाइन व्हाट ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि आप अगर फ्रीलांसिंग के ऊपर दे रहे हैं तो आप ये बताना ना शुरू करें कि फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है, इसमें ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो ऑडियंस को पहले से पता है, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करें, वो बोर हो जाएंगे। वो बातें बताएं जो कि टेक्निकल हैं और आप समझते हैं कि उनको नहीं पता होगी, जो कि आपका एक्सपीरियंस है जिसकी खातिर वो आए। कंसिडर वेदर द ऑडियंस फेमिलियर विद योर वोकेबलरी, बहुत से लोग अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये कोशिश करते हैं कि इंग्लिश के बहुत हार्ड वर्ड यूज़ करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या एक डिफ़िकल्ट के पास होगी तो उससे अच्छा हो जाएगा। तो ये लोगों के ऊपर से चली जाती है और ये भी बड़ा बुरा इफेक्ट करती है। तो आप कोशिश करें कि आप वो वर्ड्स यूज़ करें जो कि फेमिलियर हो, लोग जो हैं वो उनको जानते हों। उसके बाद है राइटिंग ओरल प्रेजेंटेशन, मेन आइडियाज़ और कंटेंट, ब्रेनस्टॉर्म योर आइडियाज़ फर्स्ट, यानी कि आपने जो आइडियाज़ कंसीडर किए हैं उनको ब्रेनस्टॉर्म करें, किसी दोस्त के साथ बैठ जाएं, उनसे डिस्कस करें कि हाँ ये आइडियाज़ कैसे हैं। अगर वो एक एक्सपीरियंस बंदा आपका है तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी बता सकता है, इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। कैरी आउट एनी रिसर्च दैट इज नेसेसरी, अगर एक टॉपिक है उसके ऊपर रिसर्च करें, रिसर्च हर टॉपिक में नेसेसरी होती है, इवन कि आप अगर एक छोटा सा टॉपिक लें उसके ऊपर भी रिसर्च करना ज़रूरी होगी। योर फर्स्ट लिस्ट आइडियाज़ में भी डिसऑर्गेनाइज, जो पहली आप लिस्ट बनाएंगे, पहला ड्राफ्ट बनाएंगे तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, उसको ऑर्गेनाइज करें। लेटर यू कैन सेलेक्ट दोस आइडिया दैट आर वर्केबल, डोंट थिंक दिस इनिशियल स्ट्रक्चर विल बी योर फाइनल वर्जन।
कभी भी प्रेजेंटेशन बनाते हुए ये मत सोचें कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल फाइनल है, बन गई है इनिशियल स्टेज पे। उसको रिफाइन करते जाएं, एक वक्त आएगा कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। द मेन आइडिया इज टू फाइंड आउट हाउ द ऑडियंस कैन बेनिफिट फ्रॉम योर मैसेज। आपकी प्रेजेंटेशन का मेन आइडिया ये होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस को उससे क्या फायदा हो सकता है। अगर ऑडियंस को उसमें फायदा दिखाने में आप कामयाब हो गए तो देन आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो सक्सेसफुल है। कन्विंस ऑडियंस दैट वी शुड बिल्ड अ न्यू प्लांट इन लाहौर टू एलिमिनेट मैन्युफैक्चरिंग बोटलनेक एंड इंप्रूव प्रोडक्शन क्वालिटी। यानी कि एक टॉपिक दिखा रहे हैं कि आपकी एक प्रेजेंटेशन है कि आप इसमें आपने कन्विंस करना है ऑडियंस को कि हम लाहौर में एक नया प्लांट लगा लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग बोटलनेक को खत्म कर लेंगे और अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर लेंगे। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि क्यों लाहौर में प्लांट लगाना चाह रहे हैं, पहले प्लांट कहाँ मौजूद था, वहां पे आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही थी, ये सारी चीजें यानी कि एक कोर टॉपिक बताया हुआ कि इस तरीके की चीजें हैं। एड्रेस ऑडियंस कंसर्न रिगार्डिंग अ न्यू एम्प्लॉय हेल्थ केयर प्लान बाय शोइंग हाउ द प्लान विल रिड्यूस कॉस्ट इंप्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के वगैरह के बारे में आप जो है अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं और उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर हो रही हैं। लिमिट योर स्कोप, यानी कि क्या लिमिटेशन क्या है, जब आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है तो कौन सी लिमिटेशन है जिनको आपने फॉलो करना है। इन 1 मिनट द एवरेज स्पीकर कैन डिलीवर अबाउट 1 पैराग्राफ और 120 टू 150 वर्ड्स। यानी कि 1 मिनट के अंदर एक एवरेज स्पीकर जो है वो 125 से 150 वर्ड जो है अदा कर सकता है और उसमें स्पीड क्या होती है 7500 टू 9000 वर्ड पर आवर। यानी कि 1 घंटे के अंदर ये दिया हुआ है कि 7500 टू 9000 वर्ड पर आवर की स्पीड से जो है आप कर सकते हैं। ये एक एवरेज स्पीड है, इससे ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें। फिर योर ओरल प्रेजेंटेशन टू द टाइम अलॉटेड, या आपको टाइम अलॉट किया गया है उसी के अंडर रहते हुए आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन बनाए। अब इसमें क्या हो सकता है, आप जो है जहाँ पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऑन द स्पॉट जब आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि आपके पास 5 मिनट है। आप पहले से कोशिश करें, उनसे पूछ लें कि भाई मुझे आप प्रेजेंटेशन बनाने का बोल रहे हैं, मेरे पास कितना टाइम होगा प्रेजेंटेशन का। वो आपको बताते हैं आपके पास 10 मिनट है, एंड देन आप अपना इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करें, फिर उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट तैयार करें, उसके बाद आप उसको रिहर्सल करके देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। एंड देन अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता आप उस टाइम फ्रेम के अंदर आने की कोशिश करें। लेकिन आप देखें कि मैं जो हूँ 125 से 150 वर्ड से ज़्यादा निकल रहा हूँ और मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आप उसको ऐसा मत करें कि आप जो है वो वर्ड्स कम करने की कोशिश करें या अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, बल्कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा चेक करें और उसमें जो अननेसेसरी पॉइंट्स हैं उनको निकाल दें और सिर्फ नेसेसरी पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन को रखें ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकें। अब प्रेजेंटेशन के अंदर मेन चीज़ें क्यों होंगी, इंट्रोडक्शन ज़रूर होगा, कंक्लूजन जरूर होगा, टाइम टू ईच पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पे आप मुख्तलिफ किस्म के टाइम थे। 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक की प्रेजेंटेशन जो है वो होती है, इससे ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं होती है। अगर हो तो ऑडियंस बोर हो जाती है या बीच में ब्रेक्स वगैरह आपको लेना पड़ता है। चूज योर अप्रोच, आप अपनी अप्रोच चूज करेंगे किस अप्रोच पे आपने देना है। फॉर बैड न्यूज और परसुएसिव प्लान टू अराउज इंटरेस्ट और गिव अ प्रीव्यू, यानी कि आप कोई बैड न्यूज देना चाह रहे हैं या कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई आपने प्लान तैयार किया है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रैब करना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस का, या जो काम हो गया है वो कितना हो गया उसका एक प्रीव्यू देना चाह रहे हैं। लॉन्ग प्रेजेंटेशंस भी होती हैं और शॉर्ट प्रेजेंटेशन भी होती है। लॉन्ग प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइज लॉन्गर स्पीच प्रेजेंटेशन लाइक फॉर्मल रिपोर्ट्स। हमने पीछे लेक्चर कवर किया है फॉर्मल रिपोर्ट्स का, उसकी पूरी डिटेल देखी है। तो अगर आप लॉन्ग प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं उनको फॉर्मल रिपोर्ट्स की तरह बनाएं। इफ पर्पज इज टू एंटरटेन, मोटिवेट और टू इन्फॉर्म, देन यूज डायरेक्ट ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इम्पोज नेचुरली बाय द सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस, सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी, स्पेशल ओरिएंटेशन, ज्योग्राफी और कैटेगरी। यानी कि अगर आप जो है एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप फॉर्मल रिपोर्ट्स की टाइप से बनाएं। उसका मकसद आपका क्या हो सकता है, एंटरटेन हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है, इन्फॉर्म, के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है हम ऊपर डिटेल में जब हमने रिज्यूमे राइटिंग में पढ़ रहे थे लेक्चर, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि सबसे पहले जो आपकी लास्ट जैसे जो काम अभी अभी लेटेस्ट हुआ होता है वो आता है, एंड देन उससे पहले का काम, उससे पहले का हिस्ट्री में आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। Regardless of the length of your presentation, bear in mind that simplicity of your organization is a valuable oral presentation। यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन की कितनी भी लेंथ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और एक वैल्यू ऐड करनी चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर। प्रिपेयर योर आउटलाइन, ए केयरफुली प्रिपेयर्ड आउटलाइन कैन बी मोर देन जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर कंपोजिंग स्पीच और प्रेजेंटेशन। जैसे हमने इस लेक्चर को स्टार्ट किया तो लेक्चर के अंदर देखें ये शुरू में बताया गया है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मेन लेक्चर, ये आउटलाइन है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन की एक आउटलाइन बना लेंगे, किन किन टॉपिक पे आप डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आउटलाइन आपने अपने ऑडियंस के साथ शेयर करनी है या नहीं करनी, या फिर आपने एक पेज पे अपने सामने रख लेनी है और उस पर आपने रीड करना शुरू करना है। उसके बाद डिसाइड ऑन स्टाइल, आपका स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए। यूज अ कैजुअल स्टाइल फॉर स्मॉल ग्रुप्स, यूज अ फॉर्मल स्टाइल फॉर लार्ज ग्रुप एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स।
यानी कि जब आप एक छोटे से ग्रुप में अपने, यानी कि आप स्टूडेंट्स को, अगर एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो एक फॉर्मल स्टाइल और इस तरीके से होगी। और अगर आपने अपने टीचर को बोला है कि हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए और आपने किसी और जगह पे उनको बुलाया, तो वहाँ पर एक इनफॉर्मल से स्टाइल में एक स्मॉल ग्रुप में वो एक ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपकी लोकेशन और इवेंट के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपने अपना स्टाइल कैसे रखना है। डेवलपिंग योर ओरल प्रेजेंटेशन, डेवलपिंग अ मेजर प्रेजेंटेशन इज माइक लाइक राइटिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट विद वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यानी कि आपने जो अपनी मेजर प्रेजेंटेशन बनानी है वो उसी तरीके से होती है जैसे कि आप एक फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। क्या है? फॉर्मल प्रेजेंटेशन डिफर विद फॉर्मल रिपोर्ट बिकॉज दे हैव मोर इंटरेक्शन विद ऑडियंस। जब आप एक रिपोर्ट लिख रहे होते हैं, जब आप एक फॉर्मल रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो उस फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता ऑडियंस से, और जब ते एज द अदर हैंड जब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है और आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है फॉर्मल रिपोर्ट के अंदर और प्रेजेंटेशन के अंदर। अब इसमें और क्या डिफरेंस होते हैं? मोर इंटरेक्शन विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है। नॉन वर्बल क्यूज़ का, आप नॉन वर्बल यानी कि आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज से सहारा ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स की मीनिंग वगैरह। आपका जो है अपने कंटेंट पे बहुत कम कंट्रोल होता है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नीड होती है ऑडियंस के साथ स्टे ऑन द ट्रैक, यानी कि ट्रैक पर रहने के लिए। इंट्रोडक्शन है, द इंट्रोडक्शन मस्ट कैप्चर अटेंशन, इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड प्रीव्यू द कॉन्टेंट्स। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये अटेंशन कैप्चर करने में हेल्प देता है, कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है एंड प्रीव्यू द कंटेंट, और कंटेंट को प्रीव्यू करने में आपकी हेल्प करता है। मोर इंटरेक्शन हो रहा होता है फॉर्मल रिपोर्ट और फॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंदर। डिफरेंस, मेन डिफरेंस एक और भी होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा होता है आपका ऑडियंस के साथ। आप जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज और मुख्तलिफ किस्म के इशारे यूज़ कर रहे होते हैं, आई कॉन्टैक्ट हो रहा होता है आपका, आप अपने हाथों से मुख्तलिफ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को। आपका जो है अपने कंटेंट के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। आप, ऑडियंस जो है आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल कर रही होती है, इंटरेक्शन हो रही होती है, आपको ऑडियंस की बहुत ज़्यादा हेल्प नीड होती है ऑन ट्रैक रहने के ऊपर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मस्ट कैप्चर अटेंशन, इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड प्रीव्यू द कंटेंट। इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है अपने ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करते हैं, आप जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और अपने कंटेंट को आप दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं साथ साथ कि कौन सा कंटेंट आप दिखाना चाह रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन किस बारे में है। टू कैप्चर अटेंशन कंटेंट टू योर टॉपिक, कनेक्ट योर टॉपिक टू योर लिसनर नीड्स एंड इंटरेस्ट। यानी कि आप अटेंशन कैप्चर करने के लिए एक सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो ये होता है कि आपका जो टॉपिक है वो आप कनेक्ट करता हो आपके लिसनर्स के साथ और उनका उसके अंदर नीड हो और उनकी इंटरेस्ट हो। अगर आप नीड, इंटरेस्ट और अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए अपने टॉपिक से, तो इस ये आपकी प्रेजेंटेशन को जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। बॉडी क्या होती है? जो प्रेजेंटेशन की बॉडी है, लिमिट द बॉडी टू 3 और मेन पॉइंट। यानी कि एक जो पावर पॉइंट की स्लाइड होती है उसमें कोशिश करें 3 या 4 पॉइंट रखें, इससे ज़्यादा पॉइंट ना रखें क्योंकि ये ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं, ऑडियंस पढ़ नहीं पाते पूरे को। एम्फोसाइज योर ट्रांजेक्शन बाय रिपीटिंग की आइडियाज, यूजिंग गेस्चर, चेंजिंग योर टोन ऑफ वॉइस और इंट्रोड्यूसिंग अ विजुअल एड। ये दे रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जो आप, जिन्होंने पावर पॉइंट यूज़ किया होगा उसमें मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशन आ रही होती हैं, ट्रांजेक्शन आ रही होती हैं, तो उसमें कोशिश करें कि गेस्चर्स वगैरह का इस्तेमाल करें और अपनी टून जो है, जब आप देख रहे हो कि जहाँ पर ज़्यादा एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है तो आप ट्यून थोड़ी हाई कर सकते हैं, जहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है अपनी ट्यून थोड़ी लो कर सकते हैं और विजुअल एड्स वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेट योर सब्जेक्ट टू योर ऑडियंस नीड, अपने सब्जेक्ट को है अपनी ऑडियंस की नीड्स के साथ जो है वो आप रिलेट करने की कोशिश करें, अपनी ऑडियंस के क्वेश्चंस का जो है अच्छी तरीके से जवाब दें। क्लियर और विविड लैंग्वेज यूज़ करें जो कि ऑडियंस इजी क्लियरली समझ सकें। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज या डिफिकल्ट किस्म के वर्ड्स और वोकेबलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी प्रेजेंटेशन को ख़राब करेंगे, ना कि इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। मुख्तलिफ लोगों को जो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं उसमें ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स और अच्छी वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए, वो हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाएगी, बल्कि उससे क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट ये निकल के आता है ऑडियंस आपकी बात समझ नहीं पाते। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन योर सब्जेक्ट एंड फेमिलियर आइडियाज़, यानी आप जो सब्जेक्ट है और जो फेमिलियर आइडिया उसका रिलेशनशिप जो है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप बना के रखें। टू क्लोज शुड लीव अ स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इंप्रेशन, क्लोज करने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग एंड लास्टिंग इंप्रेशन जो है अपनी ऑडियंस के ऊपर जोड़ें। समराइज द मेन आइडिया को जो समराइज करें और रिस्ट्राइट द मेन पॉइंट, यानी कि जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको दोबारा से कोशिश करें कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज कर रहे हैं जो मेन आइडियाज़ जो हैं उनको दोबारा से रिपीट कर दें, ताकि ऑडियंस को एक, जाते जाते जब बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन में आप डीप चले जाते हैं तो ऑडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो एंड में समराइज़ कर दें ताकि आपकी बात जो है वो ऑडियंस को पूरे तरीके से समझ में आए। डिस्क्राइबिंग द नेक्स्ट स्टेप, मेक योर फाइनल वर्ड्स मेमोरेबल, यानी कि जब आप क्लोज कर रहे हो तो फाइनल वर्ड्स आपके जो है मेमोरेबल होने चाहिए, ताकि आप कोई किसी का कोट वहाँ पे दे सकते हैं, कोई ऐसी बात बोल सकते हैं, कोई अच्छा शेर बोल सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें कि जो फाइनल वर्ड्स आपके जो हैं वो लोगों को याद रह जाएं। कंप्लीट
completing oral presentation, evaluate the content of your message, edit for clarity. Beside mastering the art of delivery, prepare to speak, overcome anxiety and handle the question will responsibly, यानी कि सॉरी, आप जो हैं क्लैरिटी के साथ बात करें। आपको जो है डिसाइड किया कि आप बोलेंगे मैं किस तरीके से अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, किस तरीके से अच्छा बोल सकता हूँ। इसके साथ साथ आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्लैरिटी के साथ जाए। आपको जो है वो आप बहुत ज़्यादा परेशान ना लग रहे हो, और जो क्वेश्चंस आपने देने हैं उनको रिस्पॉन्सिबली जवाब दें। ऐसा नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन हो रहा है तो आप घबरा रहे हैं और आपके चेहरे पे परेशानी और एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो नजर आ रहा है। ओरल प्रेजेंटेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसमें 3 टाइप्स यहाँ पर दी गई हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्रेजेंटेशन लार्जली डिपेंड ऑन हाउ इट इज़ डिलीवर। आपकी प्रेजेंटेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से डिलीवर की जा रही है। फॉलोइंग आर 4 मेन डिलीवरी मेथड यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन। नीचे दिए गए जो 4 जो डिलीवरी के मेथड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी प्रेजेंटेशन की और ये मुख्तलिफ नीड और सिचुएशन के हिसाब से आप इनको अपनाते हैं। नंबर 1 पे है एक्सटेम्पोरेनस। दिस मेथड ऑफ डिलीवरी इज वेरी केयरफुली प्लान एंड प्रैक्टिस इन इट द स्पीकर मेक अ प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एन आउटलाइन, नोट कार्ड और विजुअल एड्स। यानी कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत केयरफुली बनानी जाती है और इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से की जाती है कि उसमें एक आउटलाइन बना देते हैं। जैसे लेक्चर के शुरू में भी हमने आउटलाइन देखी, और उस आउटलाइन को देखते हुए या विजुअल एड्स को देखते हुए आप जो है वो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने विजुअल ऐड के साथ अपने टॉपिक को रिलेट करना है, जो आपने मेन कीवर्ड्स लिखे हैं उनके साथ पूरे पैराग्राफ को रिलेट करना है। अगर आप अच्छे तरीके से रिलेशन नहीं बना पाए, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप सबको मिक्सअप कर देंगे और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं होगी। रीडिंग इन दिस मेथड द होल प्रेजेंटेशन इज रीड अलाउड। रीडिंग जैसे कि इसके वर्ड से पता है कि सिंपली आपने प्रेजेंटेशन जो है वो रीड करनी है, लेकिन रीड के दौरान आपने एक चीज़ करनी है कि आप जो है अपने जो टेक्स्ट है और प्रेजेंटेशन है उसको आप अच्छी तरीके से कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें। उससे क्या होगा, वरना आप जो है वो देख के पढ़ते रहेंगे और ऑडियंस के साथ आपका आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा और ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी। मेमोराइजेशन, फ्यू स्पीकर टुडे मेमोराइज कंप्लीट स्पीच। आजकल जो बहुत से लोग जो हैं वो स्पीकर जो हैं वो पूरी कंप्लीट स्पीच को जो है याद कर लेते हैं, लेकिन इसमें मसला ये होता है अगर आप एक भी लाइन भूल गए तो आप जो है वहां पे ब्लैंक हो जाएंगे और ये एक डिजास्टर होगा आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। Impromptu, it means a speech made without any preparation or made on the spur of the moment. In so many situations you are asked to make a speech or offer your comments. When you are asked to speak, cut off the cuff, take moment or to think through what you are going to say. Avoid the temptation to beat about the bush. यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस बैठी हुई होती है और आपको खड़ा कर दिया जाता है कि आप जो है इस बारे में बात करें। तो यहाँ पर जो है आपने स्पीच देनी होती है या आपने अपने कमेंट्स बताने होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑफ द कफ एक टर्म यूज़ करते हैं कि अचानक आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है और आपने उसके ऊपर बात करनी है। अब ऐसा नहीं कि आप टॉपिक से हट के बात करना शुरू कर दें, लेकिन जो टॉपिक है आपने उसी के ऊपर रहते हुए बात करनी है और स्पेसिफिक बात करनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक टर्म्स यूज हुई, अबाउट द टेम्पटेशन टू बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब ये होता है कि आप इधर उधर की बातें ना करें, ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक पे रहते हुए बात करें। अब ऐसे में लोग कोशिश करते हैं कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15-15 मिनट बोलने की कोशिश करते हैं। आप 2 से 3 मिनट बोलें, कम से कम टाइम बोलें, और जितनी अच्छी बातें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आती हैं आप उसके ऊपर बात कर लें। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई सजेशन है तो भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें हैंडआउट्स हासिल करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे हमसे कांटेक्ट करें और ये जो है हैंडआउट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में